खंडित जनादेश है। अगर झारखंड की जनता किसी चुनाव पूर्व गठबंधन को या किसी दल को पूर्ण बहुमत देती तो अच्छा होता झारखंड के लिए, लेकिन ये तो जनता का फैसला है और जो भी फैसला जनता का है वही आखिरी है। तो जनादेश 2009 का झारखंड के लिए अगर खंडित ही है तो फिर जोड़ तोड़ वाली सरकारें बन सकती हैं। एनडीए क्या रुख है? अब एनडीए का रुख तो भारतीय जनता पार्टी को इसके मामले में निर्णय लेना है, लेकिन अगर गठबंधन को पूर्ण बहुमत आता तो एक भूमिका थी, लेकिन एक बात साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन फिर भी सरकार बनाना किसी के लिए भी कठिन कार्य है और अनेक दलों को मिलकर सरकार बनाना पड़ेगा। अब पुराना अनुभव झारखंड का जैसा रहा है उसके बाद अब क्या उम्मीद की जा सकती है, लेकिन फिर भी जनता का जो आदेश होता है वही जनादेश कहलाता है। अब जब चुनाव पूर्व कोई गठबंधन को बहुमत मिला नहीं है तो ऐसा ही कुछ होगा। चुनाव के बाद गठबंधन बनेंगे। अब कौन इस गठबंधन को बनाने में और सरकार बनाने में आगे निकल जाता है, ये अगले 1-2 दिनों में 3 दिनों में तस्वीर साफ होगी। अब झारखंड में अब लोगों ने प्रयास किया, वहाँ के लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों को मंत्री जाकर चुनाव अभियान चलाने में सहायता करनी थी, हम लोगों ने किया। बाकी जो कुछ भी हो वहाँ का फैसला है। अब जब मुद्दे ही नहीं, अब भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मुद्दा बिहार में हम लोगों ने एक काम करके दिखला दिया, गवर्नेंस, अगर यह भी कोई मुद्दा न हो और सब तरह के लोग चुनाव जीत रहे तो वैसी स्थिति में हम लोगों को बहुत ही सीमित सफलता मिली है, तो ये सब कोई आश्चर्य की बात नहीं और इसके लिए कोई मन में न परेशानी है, क्योंकि यही आदेश अगर किसी को मिल जाता बहुमत तो अपने परफॉर्मेंस को हम लोग देखते, लेकिन यहाँ तो ऐसा ही खंड खंड में बटा हुआ। अब स्थानीय फैक्टर कहीं काम किए होंगे, कई स्थानों पर नक्सली संगठनों की भी भूमिका रही होगी, कहीं पैसे की भूमिका रही होगी, कई प्रकार की भूमिका, कई फैक्टर्स, और उसके बाद कोई जीत या हार बहुत मायने नहीं रखता है। और मुझको नहीं लगता है कि झारखंड को अभी निकट भविष्य में स्थायित्व मिलने की संभावना। सर एक सेकंड सर रुकिए, क्या झारखंड पर क्या रिएक्शन है जो जिस तरह का अभी दे देंगे एक भी चीज सर एक मिनट आपका चार लगता है। झारखंड में क्या लगते हैं, क्या इंडिकेटर? देखिए, तो खंडित जनादेश है। अगर किसी चुनाव पूर्व गठबंधन को या किसी भी दल को पूर्ण बहुमत मिलता तो वो झारखंड के हित में होता, लेकिन ये तो जनता का ही फैसला है। जो जनादेश है खंडित जनादेश है। चुनाव पूर्व गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है, किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, तो अब तो चुनाव के बाद कोई सरकार बनेगी। अब चूंकि चुनाव पूर्व गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है, इसलिए कोई भी सरकार फिर झारखंड में बहुत स्थायी होगी, इसकी संभावना कम दिखती है। अब चुनाव के बाद जो कुछ भी होगा, जो भी बनाने में कामयाब हो जाएगा, वैसे सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही उभरा है। अब अगर
बाकी जितने दल हैं उसमें से कुछ दल, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा दल अगर कोई निर्णय लेगा तो शायद कोई एक सरकार बन सकती है, वरना जो लोग भी हैं वो मिलकर के सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी समझ से झारखंड में जिस प्रकार का खंडित जनादेश आया है, एक बार फिर ये झारखंड को पीछे ले जाएगा। झारखंड में बहुत संभावना है, पता नहीं उस संभावना के अनुरूप कब वहाँ कोई सरकार बनेगी और काम हो पाएगा। हम लोग शुभकामना ही प्रकट कर सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते। झारखंड की जनता ने किसको नकारा, नहीं, जनता दल यू का तो खैर कोई बहुत ज़्यादा ताकत है नहीं, या आरजेडी कोई बहुत ताकतवर पार्टी वहाँ पर नहीं है। अभी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं लालू जी, तो कोई सिंगल डिजिट वाला इतना उछल के नहीं बोलता, कोई मतलब है 2 और 4 में कोई बहुत का फर्क नहीं होता। कोई थोड़ा वोट से जीत गया, कोई थोड़ा वोट से हार गया, इसलिए वहाँ के कोई हम लोग मेन पार्टी नहीं कहे जा सकते। सर क्या पता चलता है? इसलिए बहुत ज़्यादा वो जो उछलने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जोड़ तोड़ में कुछ हमारा गुंजाइश बैठ जाए, तो वो अलग बात है। वो हो सकता है किसका कौन सा गुंजाइश बैठे, लेकिन जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ रहा था और उसमें जो भी रिजल्ट आया है, अब उस पर कोई बहुत न परेशान होने की ज़रूरत है और न हम वहाँ कोई बहुत एक जिसको कहिए बड़ी और मजबूत पार्टी थे। हम लोगों का भी वहाँ संगठन है, थोड़ा प्रभाव है। अब 1-2 सीट कम जीते, कुछ सीटें बहुत जीतते भी हारे हैं। लोग समझ रहे थे कि जीतने वाले हैं, इसलिए कोई बहुत मायने नहीं रखता है। असल महत्व की बात तो ये है कि वहाँ किसी को बहुमत नहीं मिला, किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। अब तो जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी, तो जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी तो वो कितनी टिकाऊ होगी, ये अब तक का अनुभव से हम लोग समझ सकते हैं। बिहार मॉडल काम नहीं किया, बढ़िया रहा, फिर भी झारखंड के लोग वहाँ तो पता नहीं कहाँ कौन से फैक्टर ने, स्थानीय फैक्टर ने काम किया है। नक्सली फैक्टर भी होगा, कहीं पैसे का भी फैक्टर होगा, कई प्रकार के स्थानीय फैक्टर होंगे, कोई ट्रेंड तो नहीं दिख रहा। हाँ, एक ही चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरा, तो ऐसा कहना कि बिल्कुल गवर्नेंस को नकार दिया गया है, अगर थोड़ा बहुत सुना है तो सबसे अधिक उसी बात को सुना है। लेकिन डिसाइसिव जिसको कहते हैं, निर्णायक तौर पर कोई मुद्दा काम नहीं आया, न भ्रष्टाचार न सुशासन। नहीं, मैं कह नहीं सकता हूँ, हमारी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है और हमारा स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम वहाँ के निर्णयों को आज प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि वो क्या करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव बनाने के तो सरकार बनाने के लिए पहल करती है तो पहल कर सकती है, लेकिन हालात जो दिख रहे हैं मेरी समझ से सरकार उसी की बनेगी जो शिबू सोरेन चाहेंगे। मुझको जो साफ दिख रहा है वहाँ जो परिणाम आ रहे हैं, को जाना चाहिए ऐसी सरकार में। देखिए, शिबू सोरेन के साथ संबंध तो रहा है, शिबू सोरेन के साथ ऐसी बात तो नहीं कि संबंध नहीं रहा, लेकिन अब निर्भर करता है शिबू सोरेन जी पर ना कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। इसलिए मैं किसी को कोई सुझाव और सलाह देना नहीं चाहता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री के नाते और पूर्व में झारखंड बिहार सब एक था, इस नाते हम एक कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट ही, निराशा ही हम प्रकट कर सकते हैं कि फिर झारखंड में एक टिकाऊ, स्थिर और
कार्यक्रमों पर चलने वाली सरकार नहीं बन पा रही है, क्योंकि कार्यक्रमों पर सरकार चलती तब जब चुनाव पूर्व गठबंधन को ठोस बहुमत मिलता, और अगर एनडीए को ठोस गठबंधन मिलता तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कार्यक्रमों के आधार पर एक स्थिर सरकार बनती। अब उसके बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता। सरकार बन सकती है, लेकिन स्थिर होगी या नहीं, उसमें फिर कई प्रकार के खेल होंगे या नहीं, इसके बारे में कोई निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट होता है कि एक तरफ बिहार कहाँ जा रहा है और दूसरी तरफ झारखंड में आखिर एक अच्छी सरकार बनाने के लिए लोगों ने किसी को भी तो वोट दिया होता, सबको वोट दे दिया, किसी को निराश नहीं किया। अब कोई उछल रहा है, सबको तो वोट मिल गया है। ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसको वोट नहीं मिला, सबको वोट मिल गया। बिहार में कामकाज पे असर पड़ेगा? बिहार के कामकाज से उसका क्या रिश्ता? नहीं, देखिए अब तो बिहार का तो, और जिसको कहिए कि हम लोगों को और मनोयोग से हम लोग काम करते रहेंगे, इसलिए कि हम लोगों की इच्छा थी कि झारखंड में भी इसी तरह से हो, लेकिन ये बिहार के लोगों पर तो निर्भर नहीं था। आज जो झारखंड है वहां के मतदाताओं पर यह सब कुछ निर्भर था। उसका कोई असर बिहार पर या बिहार की राजनीति पर नहीं पड़ने वाला। अच्छा मुख्यमंत्री जी, चूंकि दो राज्य के रूप में गठित हो चुके हैं, यह बात अलग है। बिहार के लोगों का भी ये दर्द था कि झारखंड में भी अच्छा होता, लेकिन भाई झारखंड के लोगों का ये निर्णय है, इसमें कोई दूसरे को क्या कह सकता है। झारखंड ने जैसा देखा, सबको वोट दिया है, कम या ज्यादा सब लोग जीते हुए हैं, तो सब लोग प्रसन्न भी हो सकते हैं और सब लोग दुखी भी हो सकते हैं। मैंने एक ऐसा झारखंड के चुनाव का नतीजा है कि सबके लिए थोड़ा थोड़ा है, सबको थोड़ा खुश होने के लिए भी है, सबको अफसोस करने के लिए भी है, लेकिन मिला जुला करके हमारे जैसा व्यक्ति पूरे झारखंड के लिए जरूर अफसोस प्रकट करेगा। मुख्यमंत्री जी, लगता है कि एनडीए मॉडल जो है सुशासन वहाँ लाएंगे, ये सब। अच्छा, लालू जी को ये तो विकास वगैरह से तो वैसे ही भड़कते हैं, जैसे साड़ लाल कपड़ा देख करके भड़कता है। बीच में मैनेजमेंट गुरु बनने चले थे तब ममता जी ने हवा निकाल दिया, तब थेथराई किए फिर रहे हैं, कागज दिखाए चल रहे हैं। हाँ, यही तो कह रहे हैं। तब ब्लैंक पेपर है तो उसमें वो सब चीज कहाँ लिखा हुआ है जो दिखला रहे हैं। मेरे फेवर में है, और उनके फेवर में है तो रो काहे के लिए रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस काहे के लिए कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ये तो उन्हीं को पता चल रहा है कि उनके फेवर में है या उनका पोल खुल गया। मुख्यमंत्री जी, ये रिजल्ट नहीं दर्शाता है कि एनडीए ढलान पे जा रही है, लगातार जो एक के बाद एक चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, एक नहीं, अगर झारखंड के चुनाव को देखे तो एनडीए ढलान पर नहीं है। कौन उभार पर है? कोई उभार पर नहीं ना, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस और उनके प्लस वाले में देख लीजिए कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली है। कांग्रेस पार्टी को तो पहले भी 9 सीट वहां थी, तो कांग्रेस को कहां कोई फायदा हुआ है? ऐसा तो कोई फायदा हुआ नहीं। देखिए, ये किसी को फायदा नहीं है, ये वो भ्रम न पालें, कोई फायदा नहीं। वो तो गए थे वहां की झारखंड में सरकार बनेगी तो मुट्ठी खोल देंगे, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इसलिए इसका नतीजा ये मत दिखाइए निकाला जा सकता है, किसी को नहीं मिला। अगर कांग्रेस को ही मिल जाता, कांग्रेस के गठबंधन को ही मिल जाता, तो भी एक बात मानी जाती कि झारखंड के लोगों ने एक डिसाइसिव मैंडेट दिया। ये तो डिसाइसिव है ही नहीं, ये तो खंड खंड जनादेश है, इसका कोई अर्थ नहीं होता इससे किसी का ढलान। और एनडीए का मतलब अगर जो लीडिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो वही उभरी है। इस हालात में भी अगर कोई किसी को सबसे अधिक सीट मिल रही है तो भारतीय जनता पार्टी को मिली है। इसलिए ऐसा कहना कि ढलान पर है, ये उचित निष्कर्ष नहीं है। इसमें तो सबसे ज्यादा ये जो कांग्रेस पार्टी दिखा रही थी कि अब सब जगह हम ही आएंगे, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो उनके उस मुहिम को भारी झटका लगा है झारखंड में, उस हिसाब से देखिए तो। लेकिन मेरी समझ से फैसला झारखंड के लोगों ने ही दिया है, लेकिन निष्पक्ष तौर पर दूर बैठकर मैं यही कह सकता हूं कि इस रिजल्ट से स्वयं झारखंड को ही झटका लगा है।
सर एक सवाल इससे थोड़ा हटकर है, पैक्स में क्या आरक्षण देने का कोई मामला है? अभी तो जो पैक्स के कानून हैं उसमें पैक्स के जो सदस्य बनते हैं उसमें सबों के लिए सदस्यता का दरवाजा खुला हुआ है, नंबर 1। और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको सदस्य, उन परिवारों को सदस्य बनने के लिए सरकार सहायता देती है, यानी उनका जो उनको देना पड़ता है हिस्सा पूंजी वो और सदस्यता शुल्क, वो सरकार उनको सहायता करती है उसमें। अभी तो यही है ताकि अधिक से अधिक लोग पैक्स के सदस्य बने और पैक्स का स्वरूप व्यापक हो। चुनाव में आरक्षण का नहीं, मामला है। बस आज हाउस पूरे दिन डिस्टर्ब रहा है सर। उसकी आवश्यकता कहाँ है? सर हाउस उसमें आज तो पूरे दिन डिस्टर्ब रहा है, बाहर में लोग पैरेलल हाउस चला रहे थे अपोजिशन के लोग। अरे इसी हाउस में जाने के लिए तो सब मारा मारी है। हाउस में पहुंचने के बाद बाहर आके बैठ गए, तो ये पहले ही से बाहर हो गए लोग। अब जनता कहेगी कि जब आपको अंदर बैठना ही नहीं है तो आपको अंदर भेजने से फायदा क्या है? सही बात है, जमीने पर बैठ जब अंदर बैठना ही नहीं है तो फिर अंदर भेजने से क्या फायदा? बढ़िया। तो ऐसे लोगों को अंदर क्यों भेजना है? बाहर ही सभा लगाते रहे सड़क पर लोग। सर एक शिक्षा का कानून पास हुआ जिसको लेकर आप पीएम को चिट्ठी भी लिखे हैं 27,000 करोड़। जी हाँ, जो उसके बारे में हमारा कहना है कि कानून ठीक है लेकिन राज्यों को उसमें मदद मिलनी चाहिए और केंद्र की तरफ से खर्च उठाना चाहिए। राइट टू एजुकेशन के लिए जितने बड़े पैमाने पर स्कूल को और बाकी सब काम करना पड़ेगा उस कानून के मुताबिक, तो उसमें पैसे की जो ज़रूरत है उसका इंतजाम केंद्र सरकार करे, क्योंकि राज्यों के पास तो कोई धन का स्रोत है नहीं, संसाधन है नहीं, सीमित संसाधन है। इसलिए हमने लिखा कि ये केंद्र को दायित्व लेना चाहिए इसको लागू करने का।